हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं भूपेंद्र गौतम। सामान्य ज्ञान ग्रुप यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से आपके समक्ष उपस्थित हूं संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर। दोस्तों, जैसा कि अपना संज्ञा प्रकरण और अच संधि प्रकरण जो है कंप्लीट हो चुका है, और मैंने कहा था पिछले वीडियो में कि अगला जो वीडियो होगा अपना वो अब तक के अपने जो टॉपिक हुए हैं उनसे रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों का रहेगा। तो आज का जो वीडियो रहेगा वो इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपके लिए रहेंगे। सभी को कमेंट बॉक्स में आंसर देने हैं, अधिक से अधिक आंसर देने हैं, निश्चित समय सीमा में आपको आंसर देना है। तो सभी एक्टिव रहें और आंसर दें। लगभग 30 से 40 सेकंड का समय आपके लिए आंसर का रहेगा प्रत्येक प्रश्न के लिए। तो जितना जल्दी हो सके आप आंसर देने की कोशिश कीजिए। और दोस्तों, आंसर देते समय आप ये ना सोचिए कि अपन ऐसे ही दे रहे हैं। एग्ज़ाम हॉल को माइंड में रखकर आपको आंसर देने हैं, जिससे कि क्या होता है, अभी आपके द्वारा की गई जो लापरवाही होती है वही आपका भविष्य निर्धारण करती है एग्ज़ाम हॉल में। तो यहीं से आपको लापरवाही को छोड़कर अच्छे से समझना है क्वेश्चन को, उसके बाद आंसर देना है। 40 सेकंड पर्याप्त होती है एक क्वेश्चन के लिए। तो शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो रहेगा विभिन्न प्रश्नोत्तरों को लेकर। इससे पहले मैंने संधि के 2 टेस्ट आपको करवा दिए थे, और आज का जो अपना टेस्ट है इसमें संख्या प्रकरण और संधि प्रकरण दोनों के महत्वपूर्ण टॉपिक रहेंगे। और इसके बाद कल का जो अपना वीडियो रहेगा वो भी प्रश्नों से संबंधित रहेगा। और बुधवार से हम शुरू करने जा रहे हैं आपके लिए संस्कृत की लाइव क्लास, जो कि बुधवार से शुरू हो जाएगी। तो धन्यवाद दोस्तों, शुरू करते हैं। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, और वीडियो को जल्दी से अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दें, जिससे सभी इस प्रश्नोत्तरी में भाग ले सकें। अपन शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आज का, माहेश्वर सूत्रेषु कस्य वर्णस्य प्रयोगम द्विवारम अभवत्। तो आपको बताना है माहेश्वर सूत्रों में किस वर्ण का 2 बार उपयोग या प्रयोग हुआ है, आपको ये बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए। इससे मुझे भी खुशी मिलेगी यदि आप सभी सही आंसर देते हैं तो, और आपका मनोबल भी इससे बढ़ेगा। तो सभी जो भी लाइव हैं सभी आंसर दें। और इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो होगा, यहाँ पे है वर्ण का उच्चारण जो है 2 बार किया गया है माहेश्वर सूत्रों में। तो ये आपको ध्यान में रखना है। मैंने माहेश्वर सूत्र आपको कंप्लीट बताए हैं, और क्यों किया गया है 2 बार ये प्रयोजन भी मैंने आपको इसका बताया है। तो आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। इसका राइट हो जाएगा है वर्ण। अगला प्रश्न, माहेश्वर सूत्रेषु कस्य सूत्रस्य मध्ये इत संज्ञकः भवति। तो आपको बताना है, जैसा कि मैंने बताया था आपको, कि माहेश्वर सूत्रों में प्रत्येक माहेश्वर सूत्र का जो अंतिम वर्ण है उसकी इत संज्ञा हो जाती है, लेकिन एक सूत्र ऐसा है जिसके मध्य में स्थित वर्ण की भी क्या हो जाती है, इत संज्ञा हो जाती है। तो वो सूत्र आपको बताना है। कपय, लण, हल, झमय, इनमें से कौन सा वो सूत्र है जिसके मध्य एकार की इत संज्ञा हुई है। और इसका जो राइट होगा दोस्तों वो होगा ब। लण सूत्र के अंतर्गत जो एकार है उसकी भी इत संज्ञा हो जाती है। तो ध्यान में रखना है, लण सूत्र के अंतर्गत र और ल प्रत्याहार का निर्माण इसका मुख्य कारण है, ए की इत संज्ञा करने का। तो उसके बारे में मैंने बताया था, वो भी आप देख सकते हैं। राइट हो जाएगा इसका ब। लण इस सूत्र के अंतर्गत मध्य में जो ए है इसकी इत संज्ञा हो जाती है। अगला प्रश्न, माहेश्वर सूत्रेषु हैकारादि स्वकारः भवति। तो आपको बताना है माहेश्वर सूत्रों में जो हैकार आदि है उनका प्रयोजन क्या है। अवलोकनार्थ अर्थात देखने के लिए, उच्चारणार्थम अर्थात उच्चारण करने के लिए, लेखनार्थ अर्थात लेखन के लिए, या उभय अर्थात उच्चारण और लेखन दोनों के लिए। तो ये आपको बताना है।
यहाँ पे इसका जो प्रयोजन है दोस्तों एकार आदि का, वो केवल उच्चारण के लिए है। उच्चारणार्थम इसका राइट हो जाएगा उच्चारणार्थम, क्योंकि जो माहेश्वर सूत्रों के अंतर्गत जो एकार आदि जो वर्ण है उनका प्रयोजन केवल उच्चारण करने के लिए है, अन्य कोई प्रयोजन नहीं है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। लोप संज्ञा विधायक सूत्रम अस्ति, तो आपको बताना है लोप संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है। बहुत ही अच्छे से मेरे द्वारा पिछले वीडियो में संज्ञा प्रकरण के अंतर्गत आपको बताया गया है, तो जिसने अच्छे से पढ़ा है वो इसका आंसर दे देगा। तो बताइए, जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए। देखिए दोस्तों, लोप संज्ञा विधायक सूत्र मैंने बताया था आपको, अदर्शनम लोप है। ये लोप संज्ञा करता है सूत्र, अदर्शनम लोप है। और तस्य लोप है कहता है जिसका अदर्शन हो जाए उसका लोप हो जाता है। इस संज्ञा जिसकी हो जाती है उसका लोप हो जाता है। अदर्शनम लोप है सूत्र से, तस्य लोप है लोप करने वाला सूत्र है, जबकि लोप संज्ञा करने वाला सूत्र अदर्शनम लोप है। तो इसका राइट हो जाएगा ए, अदर्शनम लोप है। अगला प्रश्न, अग्नि इत्यस्मिन् शब्दे किम संज्ञम स्यात्, तो आपको बताना है अग्नि शब्द में कौन सी संज्ञा हुई है या कौन सा कार्य हुआ है। ऑप्शन आपके सामने है। ये स ऑप्शन में गी की लिखा हुआ है, तो इसको की को आपको हटा देना है, केवल संयोग है यहाँ पे। प्रयत्न, संहिता, संयोग और उदात, ये 4 ऑप्शन हैं। और इसका जो राइट हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों संयोग संज्ञा यहाँ पे हुई है, क्योंकि मैंने बताया था हलो अनंतरा संयोग है, अर्थात दो व्यंजनों के मध्य स्वर के नहीं होने पर संयोग संज्ञा होती है। तो इसका राइट हो जाएगा, देख लेते हैं, ए, ग, न, ई, इस तरह का ये होती है संधि। इसका विच्छेद जो होता है ये होता है। ग और न के बीच में कोई भी स्वर नहीं है, इसलिए इसकी क्या हो जाएगी, संयोग संज्ञा हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं। आवरणस्य उच्चारण स्थानम किम, तो आवरण का उच्चारण स्थान आपको बताना है। आ का उच्चारण स्थान कौन सा होता है, कंठ, ओष्ठ, दंत, मूर्धा, इनमें से। आ, आवरण का जो उच्चारण स्थान होता है दोस्तों वो होता है अकुह विसर्जनीय नाम कंठ है, अर्थात ए क वर्ण है और विसर्ग का जो उच्चारण स्थान होता है वो कंठ होता है, तो ए भी आ के अंतर्गत ही आता है। तो ए का आ का जो उच्चारण स्थान हो जाएगा वो हो जाएगा कंठ। देखते हैं अगला प्रश्न। कस्य वर्णस्य उच्चारण स्थानम मूर्धा नास्ति, तो आपको बताना है निम्न में से किस वर्ण का उच्चारण स्थान मूर्धा नहीं है, ये आपको बताना है। यहाँ पे नास्ति और अस्ति, इस बात का आपको विशेष ध्यान में रखना है। और यहाँ पे देखते हैं तो ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋतु रसाणाम मूर्धा होता है री, ट वर्ग, र और श का जो उच्चारण स्थान होता है वो मूर्धा होता है ग। ये क वर्ग के अंतर्गत आता है, इसलिए इसका उच्चारण स्थान कंठ हो जाता है। तो यहाँ पे राइट हो जाएगा इसका ब, ये कंठ वर्ण कहलाता है। और यहाँ पे पूछा है अपने से मूर्धा, तो मूर्धा ये तीनों जो है वो मूर्धन्य वर्ण के अंतर्गत आते हैं, जबकि ये कंठ के अंतर्गत आता है, तो इसका राइट हो जाएगा व। अगला प्रश्न, कयो वर्णयो उच्चारण स्थानम कंठ तालुस्तय, तो आपको बताना है निम्न में से किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ और तालु होता है। कंठ और तालु आपको बताना है।
कौन से वर्ण का उच्चारण स्थान जो है कंठ और तालु होता है। और देखते हैं कंठ तालु। ए देतौ कंठ तालु। ए और ए अर्थात से, ए आई इसका उच्चारण स्थान जो होता है वो कंठ तालु होता है। ओ औ इसका उच्चारण स्थान कंठोष्ठ होता है। वकार वकार का दंतोष्ठ होता है। तो यहाँ पे पूछा है अपने से कंठ तालु किसका है, तो ए आई से वर्ण इसका हो जाएगा। से आंसर जो है वो राइट हो जाएगा। ए आई का जो उच्चारण स्थान होता है वो कंठ तालु होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, यत्न है कतिदः। तो ये बताना है आपको यत्न कितने होते हैं। यत्न कितने होते हैं आपको बताना है। और दोस्तों यत्न है कतिधा, इसका राइट हो जाएगा यत्न है द्विधा। यत्न दो प्रकार के होते हैं, आभ्यंतर और बाह्य प्रयत्न। अगला प्रश्न, अंतस्थ वर्णानाम प्रयत्न है भवति। तो अंतस्थ वर्णों का प्रयत्न आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, स्पृष्ट, ईषत् स्पृष्ट, ईषद विवृत और विवृत। इसका जो राइट होता है वो होता है स्पृष्ट। जो होता है दोस्तों वो होता है स्पर्श वर्णों का, कादयोमावसानः। ईषत् स्पृष्ट अंतस्थ वर्णों का जो होता है वो ईषत् स्पृष्ट होता है, जबकि ईषद विवृत होता है ऊष्म वर्णों का और विवृत होता है स्वरों का। तो यहाँ पे ध्यान में रखना है, अंतस्थ वर्णों का जो प्रयत्न होता है वो ईषत् स्पृष्ट होता है। अगला प्रश्न, खर प्रत्याहार वर्णानाम प्रयत्न है भवति। खर प्रत्याहार के अंतर्गत जो वर्ण आते हैं उनका प्रयत्न कौन सा होता है ये आपको बताना है। संवार, अल्पप्राण, श्वास, घोष। मेरे द्वारा बहुत ही अच्छे से पिछले वीडियो में संज्ञा प्रकरण के अंतर्गत जो यत्न मैंने बताए थे उनमें बताया गया है, तो आप कर सकते हैं आसानी से इसको। खरो विवारा श्वासा अघोषाश्च, ये सूत्र है। अर्थात खर प्रत्याहार के जो वर्ण हैं उसके अंतर्गत अविश्वास मैंने आपको बताया था, अघोष, विवार और श्वास ये वर्ण आते हैं। तो इसका राइट हो जाएगा श्वास। ये अन्य जो है हस प्रत्याहार के जो वर्ण हैं उनका होता है, जबकि खर प्रत्याहार का यहाँ पे केवल एक ही श्वास ये होता है प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न। तो ध्यान में रखना है आपको खर प्रत्याहार। अगला प्रश्न, वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थ सलश्च वर्णानाम प्रयत्न है भवति। तो आपको बताना है वर्ग के द्वितीय चतुर्थ और सल प्रत्याहार अर्थात ऊष्म वर्ण जो होते हैं उनका उच्चारण स्थान प्रयत्न क्या होता है ये आपको बताना है। तो कमेंट कीजिए दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको बताया था, वर्ग के पहले, तीसरे और पांचवें वर्ण का जो प्रयत्न होता है वो अल्पप्राण होता है, जबकि वर्ग का दूसरा, चौथा वर्ण जो होता है और सल प्रत्याहार के अंतर्गत जो वर्ण आते हैं उनका जो प्रयत्न होता है बाह्य वो महाप्राण होता है दोस्तों। तो इसका राइट हो जाएगा ब, महाप्राण। महाप्राण वर्ण के वर्ग के अंतर्गत, वर्ग के द्वितीय, चतुर्थ और सल प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न, सुबंता भवंती। तो आपको बताना सुबंत कितने होते हैं। मेरे द्वारा बहुत ही बार आपको बताया गया सुबंत, कल के वीडियो में मैंने बताया था आपको। सुबंत कितने होते हैं बताना है आपको। सुबंत जो होते हैं दोस्तों वो होते हैं 21 से
सु औ जस आदि जो विभक्ति प्रत्यय होते हैं 21, जिनसे पद का निर्माण होता है, उनकी संख्या है 21। जबकि तिगंत तिगंत जो होते हैं तिप तस झी आदि, उनकी संख्या 18 होती है। तो ध्यान में रखना है, सुबंत 21 होते हैं। अगला प्रश्न, प्रादयः क्रिया योगे किम संज्ञम स्यात्। प्रादि जो है वो क्रिया के योग में कौन सी संज्ञा होती है उनकी, ये बताना है आपको। प्रादयः क्रिया योगे, सूत्र मैंने बताया था आपको संज्ञा प्रकरण के अंतर्गत, प्रादयः क्रिया योगे। तो आपको बताना है कि प्रादय जो हैं वो क्रिया के योग में होने पर कौन सी संज्ञा उनकी होती है। और इसका मैंने बताया था आपको कि प्रादयः क्रिया योगे अर्थात जब 22 प्रादियों की संख्या जो है वो 22 है और इनके साथ में किसी क्रिया का योग होता है तो ये उपसर्ग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। जबकि क्रिया का योग नहीं होता है तो ये निपात कहलाते हैं और निपात होता है अव्यय। तो क्रिया के योग में प्रादि जो है वो उपसर्ग कहलाते हैं, जबकि क्रिया रहित होने पर निपात होकर अव्यय कहलाते हैं। तो ध्यान में रखना है आपको। अगला प्रश्न, अच वर्णानाम प्रयत्न है भवति। तो अच वर्णों का प्रयत्न आपको बताना है। अच से आस्य होता है स्वर, इसका प्रयत्न आपको बताना है। अच वर्णों का प्रयत्न आपके सामने है ऑप्शन, स्पृष्ट, विवृत, ईषद विवृत, संवृत। और अच वर्णों का जो प्रयत्न होता है दोस्तों वो होता है विवृत। स्वरों का जो आभ्यंतर प्रयत्न होता है वो विवृत होता है। तो ध्यान में रखना है आपको। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ए इत्यस्य न भवति। तो आपको बताना है ए का क्या नहीं होता है, हरिस्व नहीं होता या दीर्घ नहीं होता या प्लुत नहीं होता या इनमें से कोई नहीं। मैंने बताया था वर्ण भेद के अंतर्गत आपको कि किस वर्ण के कितने भेद होते हैं, ये मैंने बताया था। तो उसी के अंतर्गत ये प्रश्न है, ए इत्यस्य न भवति अर्थात ए का निम्न में से क्या नहीं होता है। और दोस्तों यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात यह है कि मैंने बताया था आपको ए वर्ण के कुल 18 भेद होते हैं हरिस्व, दीर्घ और प्लुत भेद से। फिर ये उदात अनुदात में बदल जाते हैं। उदात अनुदात स्वरित ये 3 भेद होते हैं। फिर अनुनासिक और अनुनासिक होता है। इस भेद से कुल प्रकार से 18 होते हैं। जबकि मैंने बताया था आपको ए, ओ, आई और औ इनके 12-12 भेद होते हैं, क्योंकि इनका क्या नहीं होता, इनका हरिस्व नहीं होता है, इनका कोई हरिस्व नहीं होता है, इसलिए इनके 12 भेद होते हैं। जबकि ए, आ, री, ई, उ इनके जो है 18 भेद होते हैं कुल, क्योंकि इनके सभी तीनों भेद होते हैं। हरिस्व भी होता है, ए का दीर्घ जो होता है वो आ हो जाता है, प्लुत मैंने बताया था ए का प्लुत इस तरह से ये होता है। तो कुल मिला के 18 भेद होते हैं। जबकि ए के यहाँ पे पूछा है तो ए का हरिस्व नहीं होता है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रधन एदते, आपको संधि बताना है। प्रधन एदते संधि कौन सी है और रूप क्या बनता है ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है। मेरे द्वारा बताया गया था आपको वृद्धि संधि के अंतर्गत, इसको जो अपवाद मैंने बताए थे उसके अंतर्गत ये बताया था मैंने आपको। सप्तविषयक वृद्धि संधि बताई तब। और इसका जो राइट होगा वो होगा ए, प्रेधते। मैंने एक सूत्र बताया था आपको, एते धतु ठसु, उस सूत्र के अंतर्गत बताया था एकारांत प्रत्यय से आगे एजादि इन धातु और एद धातु के रहने पर वृद्धि संधि आदेश होता है। तो यहाँ पर प्रेधते रूप बनेगा। अगला प्रश्न, गुरु आगच्छतः इत्यत्र संधिरस्ति। गुरु आगच्छतः इसका संधि आपको बताना है।
नियम आपको ध्यान में है, संधि बिल्कुल इजी है, आसानी से आप इसको कर सकते हैं। ध्यान में रखना है आपको। अब यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है दोस्तों, गुरु जो शब्द है वो द्वितीय यानी कि द्विवचन का रूप है। गुरु शब्द के अंतर्गत ये रूप बनता है गुरु। और मैंने बताया था दीर्घ इकारांत और दीर्घ उकारांत द्विवचनांत की प्रगरीय संज्ञा होती है, और जिसकी प्रगरीय संज्ञा हो जाती है उससे आगे अच संबंधी वर्ण रहने पर प्रकृति भाव आदेश होता है, अर्थात कोई चेंज नहीं होता है, वैसे की वैसे उसको लिख देते हैं। तो इसको ऐसे कैसे लिख देंगे अपन, गुरु आगच्छत, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पे आंसर इसका हो जाएगा द प्रकृति भाव, क्योंकि गुरु शब्द जो है वो गुरु के जो रूप है उसमें प्रथमा द्विवचन का रूप है और दीर्घ उकारांत है, इसलिए प्रगरीय संज्ञा होकर प्रकृति भाव हो जाएगा। अगला प्रश्न, रवेव संधि विच्छेदो अस्ति। रवेव का संधि विच्छेद आपको बताना है। मैंने बताया था इसको आपको पूर्व रूप संधि के अंतर्गत इसको पढ़ा था अपन ने। पूर्व रूप संधि अपन ने देखी थी, उसके अंतर्गत ये पढ़ा गया था अपने द्वारा। मैंने विस्तार से बताया था इसके बारे में आपको, एंगह पदांता दति सूत्र के अंतर्गत। और इसका जो राइट हो जाएगा वो हो जाएगा द रवे अव, अर्थात मैंने बताया था पदांत ए ओ के बाद में ह्रस्व आकार के रहने पर पूर्व रूप अर्थात अवग्रह चिन्ह में परिवर्तित हो जाता है ए। तो यहाँ पे रवे अव ए को पूर्व रूप करेंगे और ये बदल जाएगा अवग्रह चिन्ह में और रूप बनता है रवेव। तो ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न, उपधन औसति। उपधन औसति आपको बताना है क्या रूप बनता है इसमें। यहाँ पे दोस्तों देखते हैं इसको, ये इस तरह का ये रूप है उपधन औसति, ये होता है उपधन औसति। और इसमें जो संधि हो जाएगी वो हो जाएगी पररूप संधि, क्योंकि मैंने बताया था एंगी पररूपम, अर्थात अवर्णांत उपसर्ग के बाद में ए या ओ से प्रारंभ होने वाली धातु होने पर दोनों के स्थान पर पररूप अर्थात बाद वाला आदेश हो जाता है और ये रूप बनता है उपोसति। ये इस तरह का ये रूप बनता है उपोसति। उपोसति रूप यहाँ पे बनता है, ये संधि विच्छेद आपको देख लेना है। उपधन औसति, इस तरह का ये रूप बनता है उपधन औसति, पररूप एक आदेश होकर उपोसति रूप बन जाता है, पररूप संधि यहाँ पे हो जाएगी। तो थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ पे औ की जगह ओ लिखना है आपको केवल, तो ये ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न, दंपत्ति औषधम संधिरस्ति। दंपत्ति औषधम, इसकी संधि विच्छेद आपको करनी है। संधि विच्छेद दिया हुआ है, संधि पद आपको बनाना है और संधि कौन सी है ये आपको बताना है साथ में। अब दोस्तों यहाँ पे बहुत ही ध्यान से आपको करना है इसको। क्योंकि समझने लायक प्रश्न है ये। इसका राइट होगा दोस्तों द प्रकृति भाव। दंपत्ति जो शब्द है वो हमेशा द्विवचन में प्रयोग होता है। दंपत्ति का मतलब पुरुष और स्त्री दोनों होता है, एक जोड़ा होता है उसको दंपत्ति कहते हैं, और ये हमेशा द्विवचन के अंतर्गत आता है। और द्विवचनांत जो शब्द हैं उससे आगे अच रहने पर प्रकृति भाव होता है प्रगरीय संज्ञा होकर, जिसकी प्रक्रिया हो जाती है उसका प्रकृति भाव आदेश हो जाता है। तो यहाँ पे दंपत्ति औषधम का संधि विच्छेद होगा, ये दंपत्ति धन औषधम, और संधि करने पर इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा और रूप ऐसे की ऐसे रह जाएगा, केवल धन जो है इसको हटाना है और यहाँ पे संधि हो जाएगी प्रकृति भाव। अगला प्रश्न देखते हैं, चक्री अत्र इत्यस्य संधि पदम भविष्यति। तो चक्री अत्र, इसका संधि विच्छेद आपको
दिया हुआ है और संधि पद आपको बताना है। इसका संधि पद क्या होगा चक्री अत्र का। ये भी मेरे द्वारा बताया गया था आपको संधि प्रकरण के अंतर्गत। और यहाँ पे दोस्तों मैंने बताया था आपको एक सूत्र, इको असवर्णे साकल्यस्य, इको असवर्णे साकल्यस्य हरिस्वश्च, ये सूत्र मैंने आपको बताया था। और इस सूत्र में क्या था दोस्तों, इस सूत्र में दिया हुआ था कि यदि पदांत इक के बाद में, पदांत इक के बाद में असमान स्वर रहने पर, असमान स्वर रहने पर विकल्प से प्रकृति भाव होता है, विकल्प से क्या होता है प्रकृति भाव होता है। और यदि जो पदांत ई उ री लरी ये दीर्घ हैं तो इनको हरिस्व भी हो जाता है। तो चक्री ये दीर्घ है इसलिए इसको क्या हो जाएगा हरिस्व हो जाएगा। तो चक्री और प्रकृति भाव में कोई चेंज नहीं होता इसलिए इसको ऐसे कैसे लिख देंगे बै। एक तो ये रूप बनता है, जबकि मैंने बताया था विकल्प से कार्य करता है इको सवर्णे साकल्य से सूत्र। विकल्प से जब कार्य करता है तो विकल्प के अभाव में इसमें यण संधि का कार्य होता है। चक्रयत्र ये रूप बनता है, ई को यह आदेश हो जाता है, चक्रयत्र रूप बन जाता है। तो इसका राइट हो जाएगा स। उभय यण संधि करते हैं विकल्प में तो चक्रयत्र रूप बनता है, जबकि प्रकृति भाव संधि करते हैं तो चक्री अत्र ये रूप बनता है। दीर्घ जो ई है इसको हरिस्व ई कर देते हैं हरिस्वश्च सूत्र से। तो यहाँ पे इसका राइट हो जाएगा स। उभय दोनों रूप बनते हैं। अगला प्रश्न, अस्मन्तकः संधि विच्छेदो अस्ति। अस्मन्तकः शब्द की संधि विच्छेद आपको बतानी है। अस्मन्तकः ये मैंने बताया था आपको अस्मन्तकः बहुत ही विस्तार से इसके बारे में बताया था मैंने संधि के बारे में। सकंद्वादिषु पररूपम वाच्यम ये सूत्र मैंने आपको बताया था पररूप संधि के अंतर्गत। और उसमें बताया था कि टी को पररूप आदेश होता है सकंद्वादिगणित पठित शब्द जो हैं उनमें। और यहाँ पे जो होगा दीर्घ संधि का कार्य यहाँ पे होना चाहिए दोस्तों, ए और ए है, आ होना चाहिए। लेकिन सकंद्वादिषु पररूपम वाच्यम जो सूत्र है वो कहता है कि सकंद्वादिगण पठित जो शब्द हैं उसकी टी को पररूप आदेश होता है और टी होता है अंतिम स्वर। तो ए अंतिम स्वर है, ए को पररूप करेंगे तो ए के समान हो जाएगा, तो अस्मन्तकः रूप बनता है। तो इसका राइट हो जाएगा दोस्तों स। अस्मन्तकः अस्मा ये ए है, इसके बाद में भी ए है, आ होना चाहिए। लेकिन सकंद्वादिषु पररूपम वाच्यम अपवाद सूत्र है उसके अंतर्गत ये जो ए है ये इसमें बदल जाएगा और रूप बन जाएगा अस्मन्तकः। अगला प्रश्न, अशुद्ध रूपम अस्ति। तो आपको इसमें से बताना है अशुद्ध रूप कौन सा है। बहुत ही ध्यान देने योग्य प्रश्न है। अशुद्ध रूप आपको बताना है इसका। नाविक है अयादि संधि है, विष्णवे यहाँ भी अयादि संधि है, भवनम यहाँ भी अयादि संधि है और भानावपि यहाँ पे भी अयादि संधि है। लेकिन फिर भी इनमें से आपको अशुद्ध बताना है। सभी चारों ऑप्शन में अयादि संधि का कार्य हुआ है लेकिन आपको अशुद्ध बताना है। अब यहाँ पे मैं बताता हूँ दोस्तों अशुद्ध क्या है। अशुद्ध तो इसमें कुछ भी नहीं है, केवल भिन्न यहाँ पे है, तो भिन्न मैं बता देता हूँ आपको। जैसे नाविक है, विष्णवी और भवनम ये तीनों जो हैं एचो आयवा याव है जो सूत्र है उसके अंतर्गत पढ़े गए हैं। जबकि एक अपवाद सूत्र मैंने बताया था आपको लोपः साकल्यस्य, लोपः साकल्यस्य अपवाद सूत्र है, इसके अंतर्गत भानावपि रूप बनता है। भानो शब्द से यानी कि विकल्प से दो रूप बनते हैं वहाँ पे। लोपः साकल्यस्य सूत्र से एक बार लोप कर दिया जाता है वे या य का, और एक बार लोप नहीं किया जाता है तो भानो धन अपि ये इसका संधि विच्छेद होता है। अब जब अब और ये आदेश करेंगे तो वह लिखेंगे तो भानावपि रूप बन जाता है। जबकि विकल्प में जब होता है तो भाना अपि इस तरह का ये रूप बनता है। भाना अपि ये विकल्प में बनता है भाना अपि। तो ये ध्यान में रखना है कि इस तरह के प्रश्न भी वहाँ से पूछे जाते हैं। सूत्रों के मध्य भी प्रश्न पूछ ले जाते हैं आपसे। तीनों रूप जो हैं ये एचो आया यावह सूत्र से बने हैं, जबकि भानावपि जो सूत्र है
जो पद है वो बना है लोप है साकल्यस्य सूत्र से, तो ध्यान में रखना है इसको भी। ऐसे क्वेश्चन भी वहाँ पे पूछे जाते हैं, एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए ऐसे क्वेश्चन अक्सर दिया करता है। अगला प्रश्न, यम वर्णानाम संख्या संति, तो यम वर्णों की संख्या आपको बतानी है, यम वर्ण कितने होते हैं। और संस्कृत के अंतर्गत जो यम वर्णों की संख्या है दोस्तों वो मानी गई है 4। 4 यम वर्ण होते हैं, कुम, खुम, गुम और घुम। ये 4 यम वर्ण माने जाते हैं संस्कृत वर्णमाला के अंतर्गत। इनको गिना गया है 4 यम वर्णों के रूप में, कुम, खुम, गुम, घुम, जिसकी मैंने आपको विस्तार से बताया है संख्या प्रकरण वर्ण विचार जो अपना टॉपिक था उसके अंतर्गत। तो धन्यवाद दोस्तों, ये था अपना आज के महत्वपूर्ण प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट में अवश्य बताएं। और कल का जो वीडियो रहेगा वो भी प्रश्नों से संबंधित रहेगा, जिसमें लगभग अपन 30 से 40 प्रश्नों की बात करेंगे। उसके बाद बुधवार से हम शुरू करने जा रहे हैं लाइव क्लास, जिसमें बोर्ड पर मेरे द्वारा आपको संस्कृत रीट के लिए, सीटेट के लिए, एमपी टेट, यूपी टेट और अन्य जो सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाएं संस्कृत विषय से संबंधित है उन सभी के लिए महत्वपूर्ण व्याकरण और शिक्षण विधि दोनों मेरे द्वारा आपको करवाए जाएंगे लाइव क्लास में बुधवार से। तब तक के लिए आप बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को शेयर करना ना भूलें।